नमस्कार फ्रेंड्स, इजी माई मैथ्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की जा रही क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें 2016 के पाठ्यक्रम के अनुसार क्लास 9th की मैथ्स आपको सिखाई जाएगी। यदि आप भी 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और मैथ्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इजी माई मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्यूटोरियल की। तो सबसे पहले हम 9th क्लास का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला अध्याय आपका है वैदिक गणित। वैदिक गणित सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर वैदिक गणित सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा अध्याय संख्या पद्धति है, उसके बारे में आप बेसिक मैथ सीरीज के बारे में आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। क्लास 9 के अध्याय 3 है आपका बहुपद। बहुपद में हम आज प्रश्नमाला 3.1 के बारे में जानेंगे, प्रश्नमाला 3.1 के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले बहुपद के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले दरअसल बहुपद होता है क्या दोस्तों? गणित में अज्ञात राशियों के लिए ज्ञात करने के लिए हम कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से x, y, z, a, b, c वगैरह। तो इन संकेतों में गणितीय भाषा में बीज कहा जाता है। तो इन बीज की सहायता से जब ये मूलभूत संक्रिया की जाती है और जब इस प्रकार से इसकी संक्रिया की जाती है तो गणित में इस शाखा को एक बीज गणित का नाम दे दिया गया, जिससे बीज गणित की शाखा का जन्म हो गया। तो इससे बीज गणित कहा जाता है। दूसरा इसमें खास बात होती है कि जो हमारे चार मूलभूत संक्रिया होती है, जिस प्रकार से जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जब बीजीय व्यंजक तब बनता है जब इन चार जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग के चिन्हों का प्रयोग करके, इन चिन्हों को लिखकर एक बीजीय व्यंजक का निर्माण किया जाता है। यानी आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई संख्याएं और बीज आपस में चार मूलभूत क्रियाओं जोड़, बाकी, गुणा, भाग के चिन्हों से जुड़ी हो तो उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। यदि दो बहुपद होंगे तो हम उसको द्विपदी पुकारेंगे, और यदि किसी बहुपद में 3 पद होंगे तो हम इसको त्रिपदी के नाम से पुकारेंगे। और जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी के नाम से पुकारा जाएगा। जिस प्रकार से एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। इस प्रकार से ये बहुपदों के एक उदाहरण होते हैं। तो ये तो थी आज की बेसिक जानकारी, जिसमें के अंतर्गत हम प्रश्नमाला 3.1 में जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इसमें इन चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी। तो ये इसका सार था, तो इसके बारे में हमने जान लिया। तो अब चलते हैं 3.1 प्रश्नमाला की ओर। सबसे पहले प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। तो आप अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर सकते हैं और आप वहाँ से मैथ्स की बुक में अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न व्यंजकों में से कौन से बहुपद हैं, बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें पता करना है कि इसमें व्यंजक दिए गए हैं, इस पे व्यंजक बहुपद है या फिर नहीं है। यदि बहुपद है तो ये कितने चरों में बहुपद है और ये बहुपद क्यों है। तो आपके सामने ये संख्याएं दी हुई है, जिस प्रकार से आपको इसमें 6 व्यंजक दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको पता करना है कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, पहले सवाल में है आपके 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 13। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है बहुपद पहचाने की। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें चर पद है या फिर नहीं है। तो इसमें चर पद है तो ये एक चर बहुपद है। तो आपको दूसरा यह देखना है कि इसमें कितने चर है। तो आपको यहाँ पर केवल x ही दिख रहा है, x के अलावा जो y, z वगैरह होता है वो नहीं दिख रहे हैं। तो आपको पता है ये एक चर में बहुपद है। अब बहुपद है, इसका क्या रीज़न है, इसका हम कारण देंगे कि x की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से x की इसमें घात 2 है तो एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिया गया व्यंजक x के पदों में एक चर में बहुपद है, क्योंकि व्यंजक में x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार के से दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरे सवाल में y की घात 2 है प्लस 2 √3 है। तो हमें पता है y एक चर है,
तो इसको भी इस प्रकार से लिखेंगे, दिया गया व्यंजक y के पदों में एक चर में बहुपद है, और बहुपद है क्योंकि y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जानने के लिए आप बेसिक मैथ सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका y + 3y। इस सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि बराबर y + 3 बटा y बराबर y + 3y माइनस 1 इसकी घात होगी। तो घात इसकी -1 होगी जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस प्रकार से ये बहुपद नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिया गया व्यंजक y के पदों में एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर y का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। और 4 नंबर सवाल दिख रहा है कि इसमें कोई चर ही नहीं है, तो ये बिल्कुल एक अचर बहुपद है। तो सीधा लिख सकते हैं दिया गया व्यंजक एक अचर बहुपद है। सवाल नंबर 5 में आपको 2√x + √3x दिखाई दे रहा है। तो जब इसको हम हल करेंगे यानी x का अंडरूट करेंगे जिस प्रकार से, तो इसको लिखेंगे 2x की घात 1/2, यानी जब अंडरूट हटाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी 1/2। तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि दिया गया व्यंजक x के पदों में एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर x का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार से अंतिम सवाल आपका आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखना है कि आपके 3 चर इसमें दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से x भी है, y भी है और t भी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये दिया गया व्यंजक x, y तथा t 3 चरों में बहुपद है, और बहुपद है क्योंकि इसमें जो घातांक दी हुई है वो सभी पूर्ण संख्या हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखना है आपको, दिया गया व्यंजक x, y तथा t 3 चरों में बहुपद है क्योंकि तीनों चरों में घातांक पूर्ण संख्या है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को लेकर बहुपद है यानी उसकी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 आता है आपका, निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब इस प्रकार से आपको 4 व्यंजक दिए गए इसमें, तो इसमें x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक लिखने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि जिस x² के पास में जो संख्या लिखी होती है वो संख्या उसका गुणांक होती है। जिस प्रकार से सवाल नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है 12 + 3x + 5x², यानी x² के पास में लिखा हुआ है 5। तो सबसे पहले सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 5, यानी x² के गुणांक में लिखा हुआ है 5, तो इसका गुणांक हो जाएगा 5। तो इसका हम 5 लिख देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो x² के सबसे पहले देखना है कि व्यंजक में x² है या नहीं है। अगर यदि है तो उसके पास में कौन सी संख्या लिखी है वही संख्या उसका गुणांक होगी, यदि नहीं होगा तो उसका शून्य आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से हम पहले वाले सवाल का उत्तर लिख देते हैं 5, इस x² गुणा हो गया 5। दूसरे सवाल में दरअसल x² भी है ही नहीं, तो इसका हम लिख देंगे 0। इसमें x² नहीं है तो गुणांक कहाँ से होगा। तो सवाल नंबर 3 में भी x² नहीं है, तो इसका भी हम 0 ही लिखेंगे। जिस प्रकार से सवाल नंबर 4 में x² के गुणांक में आपको π/2 दिख रहा है, तो यानी यहाँ पर x² के गुणांक में π/2 लिखा हुआ है, तो इसके आंसर में हम π/2 ही लिखेंगे। x² के गुणांक में π/2 है, यानी इसके बीच में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। x² के पास में π/2 लिखा गया है, तो π/2 x² का गुणांक हो जाएगा सवाल नंबर 4। इस प्रकार से आप इस तरह के सवालों को सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको x² के बारे में ही पूछा जाए, x के बारे में भी पूछा जा सकता है कि x का गुणा लिखिए। जो संख्या x के पास लिखी हुई होगी उसी को आप आंसर में आपको लिखना है, क्योंकि जो संख्या इसके पास में लिखी होती है वही उसका गुणांक होती है। तो इस प्रकार से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण दीजिए। तो यानी सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एक पद वाले एक पद, दो पद वाले द्विपद, इस प्रकार 2 पद होने चाहिए और उसकी घात होनी चाहिए 45। तो इसका हम 2 उदाहरण इस प्रकार से लिख देते हैं कि जिसकी घात 45 है और इसमें पद 2 इस्तेमाल किए गए हों। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी घात 45 होनी चाहिए और पद इसमें 2 होने। जिस प्रकार से हमने उदाहरण लिखा है 3x घात 45 + 8, इसमें पद आपको 2 दिखाई दे रहे हैं और इनकी घात 45 है। उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में भी 2x इसकी घात 45 है और +5 है। उस प्रकार से सवाल नंबर
4 आपको देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 120 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए, यानी इसमें पद आपको एक ही होना चाहिए और घात इसकी होनी चाहिए 120। तो इसमें 120 इसकी घात लिख देते हैं और 2x लिख देते हैं, इसमें एक पद हो गया और 120 घात वाला एक पद हो गया। सवाल नंबर 5 आपके सामने पेश कर रहा है कि 8 घात के एक त्रिपदी का उदाहरण दीजिए। तो इसमें पद होने चाहिए आपके 3, तो आपको पद 3 लिखने हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं 2x की घात 8 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x। तो इसमें घात 8 हो गई है और इसमें 3 पद हो गए। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 6 को हल कर सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण आप खुद अपने दिमाग से बना सकते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है इसकी घात जो सवाल में पूछ रहा है उसके अनुसार घात होनी चाहिए और जितने पद सवाल पूछ रहा है उसमें उसके अनुसार इसमें पद होने चाहिए। इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं और उसी प्रकार से सवाल नंबर 6 को भी आप हल कर सकते हैं। तो सबसे अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 4 व्यंजक दिए गए हैं आपको। इस 4 व्यंजक में जिस व्यंजक पर आपको घात दी गई उसमें उसके अधिकतम घात को आपको लिखना है। जिस प्रकार से सवाल नंबर 1 में 12 माइनस 3x प्लस 2x की घात 3 है, तो सबसे पहले इसमें लिख देंगे दिए गए बहुपदी व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात 3 है, तो इसके बहुपद की घात क्या हो गई 3। तो सबसे पहले वाले की अधिकतम घात हो गई 3। दूसरे वाले सवाल में आपको कंफ्यूजन होगा कि 5y माइनस 2 है, इसमें कोई घात लिखी नहीं है लेकिन इसमें चर लिखा हुआ है 5y। तो y अपने आप में एक घात होता है, जो चर पद होता है उसमें अधिकतम घात उसकी 1 होती है। तो सवाल नंबर 2 में हम आंसर लिखेंगे 1। दिए गए बहुपद व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो इसकी बहुपद घात हो गई 1। तीसरा सवाल है जो चर नहीं है बल्कि एक अचर बहुपद है। आप जानते हैं अचर बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 0 होती है, तो इसमें 0 लिख देंगे। और चौथे में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 3x प्लस 4t स्क्वायर, तो t की अधिकतम घात 2 है, तो इसका आंसर लिख देंगे 2। इस प्रकार से प्रश्नमाला 3.1 के सवालों को आप हल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इन सवालों की एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए बिना देखें। और इसके अलावा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इजी माई मैथ्स को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।